Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and today's topic accounting standard. So friends, आज बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एंड यहाँ पे मैंने चार्ट बना रखा है जो कि इजी फॉर्म में समझ में आ जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अराइज क्यों है, यानी कि उसकी जो नीड है या वो आया क्यों, इसके पीछे ये सारे लॉजिक हैं जिसकी वजह से आया। क्योंकि जब भी कोई चीज़ एडवांस रूप में आती है, क्योंकि कब आती है तब जबकि जो पहले वाला जो भी रूल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। इस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाया गया, क्योंकि पहले से ही इतने सारे प्रिंसिपल तो थे, तो बनाने की आखिर ज़रूरत पड़ी क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बहुत टाइम पहले 1970 से भी पहले की बात है कि जब भी कोई एंटिटी और या फॉर्म कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड या फिर बैलेंस शीट, ये दोनों, तो उसमें क्या होता था कि कंपेयर, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे तो वो कंपेयर करा ही नहीं जाता था। तो कंपेयर करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, लंबे टाइम के रिसर्च के बाद कि किस तरीके से हमें जो भी अलग अलग फॉर्म है उसमें को कंपेयर किया जाए या उसमें यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, तो उसके लिए गैप लाया गया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें ये क्या था, ये एक एज ए कॉन्सेप्ट था। एज ए कॉन्सेप्ट का मतलब कि इसमें इस कॉन्सेप्ट में ये रूल्स थे, एजम्पशंस थी कुछ और कन्वेंशन थी, और इस रूल एजम्पशन को लेते हुए जो भी एंटिटी या फॉर्म उस टाइम अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाया करते थे। ठीक, अब ये जो कॉन्सेप्ट थे उसको डेवलप किया गया और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। तो डिफरेंट जो फॉर्म और एंटिटी थी, तो उसी जो भी ये रूल्स एजम्पशन या कन्वेंशन बनाए गए थे, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप एक बार देख लेना। तो जो डिफरेंट फॉर्म और एंटिटी थी, तो वो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो बनाती थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आता है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती थी कि एवरी एंटिटी, एवरी फॉर्म यूज डिफरेंट रूल्स और पॉलिसीज़। तो क्योंकि बहुत सारे रूल्स और पॉलिसी उस टाइम बनाए गए थे गैप में, तो जो अलग अलग जो एंटिटी थी, यानी कि जो अलग एक फॉर्म है वो किसी अलग रूल को फॉलो कर रहा था और कोई दूसरी फॉर्म अलग रूल को फॉलो कर रहा था। तो कैसे, जैसे कि जब भी एक फॉर्म एक वर्ष, क्या होता था उस टाइम कि कोई एक फॉर्म एक वर्ष में अलग रूल फॉलो करता था और सेकेंड ईयर में जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता था तो अलग रूल फॉलो करता था। जैसे कि सपोज़, अब आपको पता है या नहीं भी पता है, तो जो ड्राइंग है वो जो ऑनर जो भी अपना पर्सनल यूज़ के लिए खर्चा करता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग को वो अपनी मर्ज़ी से कभी वो एसेट में लेते थे, कभी वो एक्सपेंस समझते थे, कभी वो अपने कैपिटल में से लेस कर देते थे। तो ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से करते थे। तो अब जब इतने सारे रूल्स हैं और हर जो कंपनी, हर एंटिटी वो अलग अलग रूल अपने अकॉर्डिंग फॉलो करेगा, तो हमें कैसे, यानी कि किसी को भी इन द सेंस कि जो भी बिज़नेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या उसमें रिलेशन उनका है, जैसे कि गवर्नमेंट या कोई भी इन्वेस्टर्स जो फ्यूचर में उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या क्रेडिटर, तो उन सभी को जब कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, यानी जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो पता होगा तभी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि कंपेयर किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि अलग अलग कंपनी अलग अलग रूल को फॉलो करती थी। तो क्यों, अब देखो फिर क्या हुआ कि अब तो क्या करें। ठीक है, अब गैप बन गया। ठीक है, ये इस गैप के में जितने भी रूल्स हैं वो एंटिटी फॉलो भी करती थी, पर उसके बाद भी कंपेरेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी की कमी थी, क्योंकि बहुत सारे रूल्स थे जो कि अलग अलग कंपनी यूज़ करती थी। तो इसके लिए ज़रूरत ये महसूस हुई कि कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएं, यानी कि कुछ सेट ऑफ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, यानी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर रूल बनाए जाएं जो कि सभी फॉर्म या जब सभी फॉर्म या फिर एंटिटी पे अप्लाई हो। तो इसके लिए 1973 में IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इस्टेब्लिश हुई।
ठीक है। और इसने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्म में लाया या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको लागू किया। और हमारे इंडिया में ICAI यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ऐसे ही ICWAI, ये जो ICAI है ये टॉप मोस्ट बॉडी है, यानी एपेक्स अकाउंटेंट बॉडी है। अकाउंट के लिए ये सबसे एपेक्स बॉडी है। तो जो IASC यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने इन दोनों को ये वर्क सौंपा, यानी काम सौंपा कि कोई जो इंडिया में ऐसे रूल्स को बनाओ तो ताकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिवर्सली लागू हो, ठीक है। तो 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बैठाया गया और कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, जो कि 32 या 29 हैं, जो कि कहीं ये मेंशन है कि 32 रूल्स हैं, कहीं ये मेंशन है 29 रूल्स हैं। तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड आया इसके पीछे ये सारे रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन कि ये कंपेरेबिलिटी लाने के लिए और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, क्योंकि अगर अलग अलग कंपनी अलग अलग रूल को फॉलो करेगी तो पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिर क्या हुआ कि जो सेट ऑफ रूल बना दिए गए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रूल थे जो कि हर एंटिटी अपने अकॉर्डिंग फॉलो करती थी, उसको कम कर दिया गया। और कम करने के बाद वो एक मैंडेटरी बना दी गई कि हर एंटिटी उसको फॉलो करेगी। तो अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेचर की। तो नेचर से को बताने से पहले मैं एक बार और बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब आपको पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारे रूल्स को हटाकर कुछ सेट ऑफ रूल बनाए गए और उसी को हर एंटिटी फॉलो करती है। तो सबसे पहले नेचर का मतलब कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका गुण क्या है, यानी कि उसमें उसका क्या नेचर है, क्या उसके अंदर जो एक फीचर है, अच्छाई है, ये कह सकते हैं। तो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैंडेटरी इन नेचर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, हर एंटिटी, हर कंपनी, हर फॉर्म को ये बनाना ज़रूरी होता है, जो भी वो सेट ऑफ रूल्स तैयार की है, यानी कि जिसने जो बनाया है। सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फ्लेक्सिबल। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके जो रूल्स हैं, जो भी अजम्पशंस हैं, वो सारे फ्लेक्सिबल हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है, ठीक है, कि उनको मतलब टाइम टू टाइम अगर इसमें चेंज लाने की ज़रूरत पड़ी तो ये इसमें चेंज लाया जा सकता है, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि उस फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया है, ये फ्लेक्सिबल नेचर के होने के कारण ही। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो यूनिफॉर्मिटी लाता है, क्योंकि जो भी इसमें सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं वो सभी एंटिटी को फॉलो करना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी लाया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इसलिए है क्योंकि अगर सपोज़ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड सारे एक ही रूल को फॉलो करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी अपने आप ही बन जाएगी, निकल जाएगी। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, सारे फॉर्म एक ही रूल को फॉलो करेंगे तो कंपेयर भी किया जा सकता है कि इसका प्रॉफिट कितना हुआ है 2000 में, बी लिमिटेड का कितना प्रॉफिट हुआ है और सी लिमिटेड का कितना प्रॉफिट हुआ है। फोर्थ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिव्स इंफॉर्मेशन वेरियस यूजर्स विच बेसिस मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो भी यूजर्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं या फिर क्रेडिटर्स हैं या और जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले हैं या जो जानना चाहते हैं, उसके लिए कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन सारे यूज़र्स को देता है। तो आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।